हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, जो आपके बड़े एग्ज़ामों के लिए जैसे आपका टीजीटी पीजीटी है, आपका नेट जेआरएफ है और आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगी चीज़ें। लेकिन जो फेक फोकस है आपका बड़े एग्ज़ाम के लिए फोकस है, तो आप फोकस बनाए रखिएगा ताकि चीज़ों को आसानी से समझ में आएंगी आपको और बेहतरीन समझ में आएंगी। और इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाती है, या फिर आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी आप इससे मंगा सकते हैं। चलिए, तो टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध के बारे में है। तो हम समझेंगे क्या कौन सी अवधारणा है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, किन किन बारों से हमें पता चलता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे और कब हुई। चलिए, तो पहला जो पॉइंट आपके सामने आता है, पृथ्वी की उत्पत्ति और आयु के संबंध में अनेक विद्वानों ने विचार दिए। हम लोग जानते हैं कि भारत में बहुत प्राचीन धर्म भी हैं, है ना। तो बहुत युगों से ही धार्मिक विचारधाराओं का प्रभुत्व रहा। जैसे आप यूरोप में देखें, अमेरिका में देखें, भारत में देखें, तो यहाँ पर क्या धार्मिक मान्यताएं बहुत फैली हुई हैं। इस कारण यहाँ पर धार्मिक चीज़ें का प्रभुत्व रहा। धार्मिक लोग मानते रहे कि पृथ्वी क्या है, शेषनाग के ऊपर चल रही है ना। और पृथ्वी क्या है, पृथ्वी को कोई घुमा रहा है। ऐसी बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं चलती रही, आपने भी सुनी होंगी कि पृथ्वी क्या है, पानी में तैर रही है। तो ऐसी बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं रही हैं। लेकिन जब से विज्ञान का आविष्कार हुआ, जोग्राफर्स ने बहुत सारे अध्ययन किए, है ना, दूरबीन का आविष्कार हुआ, उससे पता चलता है कि पृथ्वी ऐसी कोई जगह पर भी नहीं रखी हुई है। बस वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या है, वो टिकी हुई है। यानी सभी पिंड क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक जगह से टिके हुए हैं। कोई भी पिंड हो, पृथ्वी हो, चंद्रमा हो, सूर्य हो, अन्य पिंड हों, वो सब क्या है, एक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे को टिकाए हुए हैं। तो इसी प्रकार से पृथ्वी भी टिकी हुई है। लेकिन अब बात करते हैं इसका पृथ्वी की उत्पत्ति होती कैसे है। थेल्स, जो पहले थेल्स थे, थेल्स पृथ्वी की उत्पत्ति जल से मानते हैं। देखिए, ये यूनान के थे। हम जानते हैं यूनान है आपका, मिस्र है, और आपका फ्रांस है, जर्मन है। यहाँ के लोग बहुत प्राचीन से ही अध्ययन करते रहे हैं। हालांकि इससे प्राचीन भी भारत के जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो भी हैं, लेकिन अब उनका अध्ययन हमें करना पड़ता है। अब हम बात करें कि जैसे भारत के अध्ययन की, तो भारत में नवग्रहों की तब खोज कर ली गई थी जब ये लोग कुछ जानते नहीं थे। लेकिन फिर भी वो लोग थोड़ा मॉडर्न में आगे रहे, तो उनको आगे मान्यता दी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, जो चीज़ पहले है तो उसे पहले ही रखना चाहिए। भारत में 8 ग्रह जो हैं या 9 ग्रह हैं, जो भी चीज़ें भारत में खोज हुई हैं उनको पहले ही प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर हम भारतीय हैं तो हमें उनकी प्रायोरिटी देनी चाहिए, सीधी सी बात है। तो थेल्स जो हैं, थेल्स पृथ्वी की उत्पत्ति जल से मानते हैं। किससे मानते हैं? जल से मानते हैं। इन्होंने बताया कि जल से उत्पत्ति हुई है और जल में ही विलीन हो जाएगी। ये जो थे ज्यामितीय भूगोल के जनक थे। ये इंपॉर्टेंट है लाइन कि ज्यामितीय भूगोल के जनक कौन थे, तो थेल्स थे। देखिए, क्या है कि पृथ्वी पर चारों तरफ हमें जल देखने को मिलता है। जब पृथ्वी चारों तरफ हमको जल देखने को मिलता है, तो उन उसे ही देखकर थेल्स ने कहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति जल से हुई है और जल में ही विलीन हो जाएगी। क्योंकि जब हम कहीं जाएंगे नहीं, अगर मान लीजिए हम किन्हीं बड़ी नदियों के आसपास रहते हैं, तो हमें जब चारों तरफ जल ही जल दिखाई देगा, तो हम सीधी सी बात यही कहेंगे कि जल से ही उत्पत्ति हुई है और जल में ही इसका विलीन हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं एनाक्सीमेंडर में। एनाक्सीमेंडर क्या थे? ये थेल्स के ही शिष्य थे। इन्होंने अपने गुरु को का जो नियम था उसको बदला, यानी गुरु तो गुड़ ही रह गए और चेला हो गए शक्कर। तो यहाँ पर वही कहावत चालू होती है। इन्होंने कहा नहीं, पृथ्वी की उत्पत्ति वायु, अग्नि और जल से हुई है। यानी वायु और अग्नि और जल से हुई। अग्नि मतलब होता है ताप से, समझिए यहाँ पर। वायु मतलब हमें हमारे चारों तरफ जो वायुमंडल है उससे। अग्नि मतलब ताप, क्योंकि पृथ्वी अंदर से गर्म है ना, पृथ्वी अंदर से गर्म है, सीधी सी बात है। और जल, जल चारों तरफ फैला हुआ है। तो अनाक्सीमेंडर जो थेल्स के शिष्य थे वो कहते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति वायु, अग्नि और जल से होती है। हालांकि तब ये जो कथन बोलते थे तब सही थे कि हाँ, वायु अधिक देखने को मिलती है, अग्नि अधिक देखने को मिलती है, जल अधिक देखने को मिलता है। तो हाँ, इन्हीं तीन तत्वों से लगभग पृथ्वी बनी हुई होगी, सीधी सी बात है। इसके बाद आते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस ने पहली बार बताया कि नहीं, पृथ्वी जो है पदार्थ से बनी हुई है, मैटर। अभी हम जब आगे पढ़ेंगे मैटर क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, मैटर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्रह्मांड में उपस्थित हर एक वस्तु, पिंड, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पिंड, जितने भी पिंड सब बने हुए हैं वो सब आपके मैटर यानी पदार्थ से बने हुए हैं। यानी इन्होंने एक तर्कपूर्ण परिकल्पना दी कि हाँ, कोई वस्तु है मैटर, जिससे पूरी पृथ्वी का फॉर्मेशन है या फिर किसी अन्य ग्रह पिंड का फॉर्मेशन हुआ है। चलिए, इसके बाद आपके आते हैं हेराक्लीस। हेराक्लीस पृथ्वी की उत्पत्ति अग्नि से मानते हैं। किससे मानते हैं? अग्नि से मानते हैं।
अग्नि से जल बना और फिर पृथ्वी बनी। इन्होंने मतलब अग्नि का मतलब ये होगा, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो पृथ्वी क्या थे, अग्नि का एक गोला थी। अग्नि का गोला जब ठंडा हुआ तो उससे जल बना और फिर जल से पृथ्वी बनी। हाँ, ये भी एक तर्कपूर्ण परिकल्पना है, लेकिन अभी पूरा पूरा सॉल्व नहीं हुआ ना हमारा, कि हाँ कि अग्नि थी तो चलिए ठीक है, ठंडी कैसे हुई, फिर पृथ्वी पर कैसे स्थान बने, ये सब अभी परिकल्पना नहीं सिद्ध हो पाती है, लेकिन हाँ हाँ कुछ कुछ चीज़ें सही होती हैं। इसके बाद आते हैं 1749 में कास्ते द बफन, जो फ्रांस के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने पहली बार तर्कपूर्ण परिकल्पना देते हैं, हालांकि वो सही नहीं है लेकिन फिर भी तर्कपूर्ण एक परिकल्पना देते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से एक धूमकेतु के टकराने से हुई है। पहली बार जब कोई इतना बड़ा कथन बोलेगा कि सूर्य से कौन टकराएगा फिर पृथ्वी उद्भवेगी, एक बहुत बड़ी लॉजिकल थिंकिंग लगती है। आप उस समय जाकर देखिए, इस समय तो आपको नहीं लगेगी। अगर मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि एक कोई वस्तु थी जिससे बहुत दूर बैठे बैठे बात हो जाती थी, वो चीज़ मोबाइल है, तो आज के युग में तो संभव हो ना, है ना। अगर यही चीज़ अगर आप 50 साल पहले देखते तो क्या संभव था, नहीं था ना, लोग सिर्फ सोच ही पाते थे। इसी कारण जो ये कथन दिया इन्होंने, तो एक बहुत बड़ा लॉजिकल था कि सूर्य से धूमकेतु टकराया और फिर पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। तो ये एक लॉजिकल थिंकिंग थी, जो मतलब एक आधार बनी। ठीक है। इसके बाद वर्तमान में अगर हम देखते हैं कि वर्तमान में ब्रह्मांड, पृथ्वी और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में दो प्रकार के मत प्रचलित हैं। देखिए, वर्तमान में दो प्रकार के मत प्रचलित हैं। एक आपके अद्वैतवाद संकल्पना है, यानी मोनिस्टिक है, और एक आपके द्वैतवादी यानी डुअलिस्टिक है। मतलब अद्वैत मतलब होता है जिसमें दो चीज़ें ना हो, यानी एक ही हो। ठीक है। यानी एक तारे से उस वस्तु की उत्पत्ति हुई हो। अद्वैत इसलिए छोटा आ लगा हुआ है कि दो ना हो यानी एक ही हो। अगर द्वैतवादी संकल्पना बोलेंगे तो यानी हमें दो वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी, यानी दो चीज़ों से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस मान्यता के अनुसार ग्रहों एवं पृथ्वी की उत्पत्ति एक ही वस्तु, यानी वस्तु तारा भी हो सकता है, कोई भी पिंड हो सकता है। इस संकल्पना को पेरेंटल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। पेरेंटल हाइपोथेसिस इसलिए बोलते हैं, यानी पितृ संकल्पना इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक ही तारे से हर एक चीज़ की उत्पत्ति मानी जाती है। अद्वैतवादी संकल्पनाओं में प्रमुख संकल्पना देखिए ये कौन कौन सी हैं। कास्ते द बफन की हैं, पुच्छल तारा परिकल्पना 1749 में दी गई थी। कांट की वायव्य राशि परिकल्पना 1755 में दी गई थी। लाप्लास की निहारिका परिकल्पना है 1796 में दी गई थी। और लॉकियर की उल्का पिंड परिकल्पना है जो 1919 में दी गई थी। ये चारों परिकल्पनाएं इंपॉर्टेंट हैं, ये चारों परिकल्पनाएं आई हुई हैं, कभी कभी मैच कराने को दी जाती हैं, कभी कभी एक सिंगल लाइन में पूछ लेता है। तो इन परिकल्पनाओं को आप बेहतर तरीके से नोट्स बनाइए और उनको अच्छे से लिखिए, क्योंकि इस पीडीएफ में या मैं जो भी बुक पढ़ा रहा हूँ तो वो मेरे द्वारा खुद लिखी गई है और उन चीज़ों को रखा गया है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। हाँ, तो हम इसमें पहले पढ़ेंगे कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि अद्वैतवादी और द्वैतवादी। अद्वैतवादी में दो याद रखनी है आपको, एक कांट की और एक लाप्लास की। काला याद रखिएगा, का से कांट, ला से लाप्लास। ठीक है। कांट की 1755 में आती है और लाप्लास की 1796 में आती है। ये दोनों याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हाँ, तो चलिए अब आते हैं कांट की वायव्य राशि परिकल्पना में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कांट ने जो परिकल्पना दी उसे क्या नाम दिया गया है, तो गैसियस हाइपोथेसिस या वायव्य राशि परिकल्पना। इन चीज़ों को याद रखिएगा क्योंकि ये नाम भी पूछे जाते हैं। देखिए, इस बुक में एक एक लाइन पर क्वेश्चन रखे गए हैं, मैं आपको बताता जाऊँगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो कांट की वायव्य राशि परिकल्पना थी, पहली तो हेडिंग ही इंपॉर्टेंट है कि कांट ने कौन सी परिकल्पना दी, तो वायव्य राशि परिकल्पना यानी गैसियस हाइपोथेसिस थी। तो इसके बाद हम आते हैं, कांट जो थे वो जर्मनी के दार्शनिक थे। 1755 में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रयोग करके इन्होंने वायव्य राशि की परिकल्पना को प्रतिपादित किया था। देखिए, उस समय न्यूटन ने क्या किया था, अपने नियम सिद्धांत दिए थे, और जो भी साइंटिस्ट या जो भी ज्योग्राफर्स कोई भी सिद्धांत दे रहा था, वो सब न्यूटन के ही सिद्धांत को फॉलो करके, उसको ऐड करके, जोड़ घटाकर उसमें अपना सिद्धांत प्रस्तुत कर रहा था, क्योंकि न्यूटन ने जो सिद्धांत दिया था वो बहुत इंपॉर्टेंट था और वो सर्वश्रेष्ठ था, और उसके आधार पर बहुत सारी परिकल्पनाओं की सृष्टि की जा सकी थी। इसके बाद हम देखते हैं, इसके अनुसार निहारिका जो घूमने के कारण तप्त हुई थी। देखिए, इन्होंने क्या कहा कि एक कोई निहारिका थी, यहाँ चित्र पर देखिएगा, एक कोई निहारिका थी, जो निहारिका थी घूमने के कारण क्या हो रही थी, तप्त हो रही थी। जब कोई पिंड घूमेगा तो सीधी सी बात है गर्म होगा, सीधी सी बात है। ऊष्मा में वृद्धि हुई तथा आकार बढ़ा।
हाँ ठीक है। ऊष्मा में वृद्धि होने के बाद आकार बढ़ा, ये भी बात मान लेते हैं चलिए, क्योंकि जब कोई ऊष्मा में वृद्धि होगी तो आकार बढ़ेगा। आकार बढ़ने के बाद जिसमें केंद्र पसारी बल बढ़ गया, यहाँ इन्होंने ये कथन दिया कि जिससे केंद्र पसारी बल बढ़ गया। जबकि भौतिक के अनुसार यानी विज्ञान के अनुसार, जबकि विज्ञान के अनुसार केंद्र पसारी बल घटता है। अगर आप अगर आप एक कोई प्लेट को घुमाएंगे तो उसका केंद्र पसारी बल घटेगा। क्यों? अगर प्लेट छोटी हो जाएगी तो उसका केंद्र पसारी बल क्या हो जाएगा, तब बढ़ेगा। ठीक है, अगर प्लेट का साइज हम बड़ा कर देंगे तो केंद्र पसारी बल घट जाएगा। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने उल्टा बोल दिया कि केंद्र पसारी बल घटता है। ठीक है, जबकि जबकि क्या होता है, केंद्र पसारी बल घटता है, इन्होंने बोल दिया बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये लाइन ध्यान देने योग्य है कि इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि केंद्र पसारी बल बढ़ जाता है, जबकि विज्ञान के अनुसार घटता है। सीधी सी बात है, कोई भी वस्तु होगी जब वो बड़ी हो जाएगी घूमते घूमते तो सीधी सी बात है उसके वेग में कमी आएगी, है ना, जिससे वह बहुत तेज दूरी पर घूमने लगी। देखिए इन्होंने कह दिया कि जिससे वह बहुत तेज दूरी पर घूमने लगी और निहारिका से कई गोले छल्ले अलग हुए, जिसके शीतलन से सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ। मतलब उस निहारिका से बहुत सारे छल्ले अलग हुए। देखिए यहाँ पर ये निहारिका थी, निहारिका से ये छल्ले अलग हुए, ये छल्ले अलग हुए, ये छल्ले अलग हुए, फिर बहुत सारे पिंडों का निर्माण होता है और फिर एक पूरा सौरमंडल निर्माण हो जाता है। इन्होंने ये कहा था, इन्होंने ये कथन भी दिया था, ये कथन इनका इंपॉर्टेंट है कि मुझे पदार्थ दो, मैं विश्व का निर्माण करके दिखा दूंगा। गिव मी मैटर एंड आई विल शो यू हाउ टू मेक ए वर्ल्ड ऑफ इट। ये कथन भी इनका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कथन दिया गया है, कथन इनका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इन्होंने इनकी आलोचना भी की गई। आलोचना किस आधार पर की गई, इन्होंने भौतिक के जो गलत सिद्धांत का प्रयोग किया था इसी आधार पर इनकी आलोचना की गई थी। इस सिद्धांत में कांट ने गणित गणित के गलत नियमों का अनुप्रयोग किया, क्योंकि कोणीय संवेग के संरक्षण नियम का नियम पालन नहीं होता है। सभी ग्रह सूर्य के समान होने चाहिए, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। देखिए पहला तो उनका वही गलत था कि उन्होंने बताया था कि केंद्र पसारी बल बढ़ गया, जबकि क्या होना घटना चाहिए, एक वो गलती थी इनकी। एक बार इन्होंने ये कहा कि जो कोणीय संवेग है, इन्होंने कहा सबकी उत्पत्ति एक ही पिंड से हुई है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि बृहस्पति का कोणीय संवेग जो है सूर्य से ज़्यादा है। अब बताइए, अगर मान लीजिए मिट्टी से अगर मैं मिट्टी अलग करूं, काली मिट्टी से अगर मैं उस मिट्टी को अलग करूं तो लाल मिट्टी थोड़ी बन जाएगी, वो काली ही मिट्टी बनेगी, भले वो छोटी हो, है ना। इसी प्रकार से कोणीय संवेग जो अगर अगर है तो सूर्य का 20 है, 20 है, और बृहस्पति का 60 है। अब इसका मतलब अगर सूर्य से बृहस्पति ग्रह का निर्माण हुआ है तो सूर्य से कम या उसके बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बृहस्पति का कोणीय संवेग सूर्य से भी अधिक है। तो ये कैसे हो सकता है, इसका मतलब ये है कि सूर्य से कोई भी पिंड नहीं निकला हुआ है, इससे यह पता चलता है कि यह ग्रह सूर्य से नहीं आया है, ये कहीं से और जगह से आया है। ठीक है, ये इनकी आलोचना थी। इसके बाद हम आते हैं लाप्लास की। लाप्लास की भी इंपॉर्टेंट है। लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, पहला क्वेश्चन यही बनता है कि लाप्लास ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो लाप्लास की निहारिका परिकल्पना थी, यानी नेबुला हाइपोथेसिस थी। इसके बाद ये कहाँ के थे, ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी पुस्तक यानी द सिस्टम ऑफ वर्ल्ड में 1796 में कांट ने एक सिद्धांत को संशोधित करके दिया। इन्होंने कांट के ही सिद्धांत को संशोधित करके अपना सिद्धांत दिया था। इन्होंने ये कहा कि एक विशाल, देखिए चीज़ वही दी थी, बिल्कुल बिल्कुल वैसी ही चीज़ थी, बस थोड़ा सा अंतर था। थोड़ा सा अंतर क्या था ये देखिएगा। इन्होंने कहा एक विशाल तप्त निहारिका थी जो बाहर से ठंडी हो रही थी और ठंडा होने के कारण सिकुड़ रही थी। अब देखिए कोई भी, सीधी सी बात है, कोई भी पिंड होगा, मान लीजिए कोई पिंड है, अब अगर अंदर से गर्म है तो बाहर से क्या ठंडा हो रहा होगा, बाहर से ठंडा हो रहा होगा और अंदर गर्म तो है ही, सीधी सी बात है। अब ठंडा और गर्म में बैलेंस ना होने के कारण जो ठंडा हिस्सा था वो वो बैलेंस नहीं कर पाता ठंडे के साथ और अलग हो जाता है। इन्होंने यही कहा था, इन्होंने ये कहा कि जो बाहर से ठंडी हो रही थी और ठंडा होने के कारण निहारिका सिकुड़ रही थी, और सिकुड़ने के कारण घूर्णन गति में वृद्धि हुई, जिससे अंदर का गर्म भाग बाहर के ठंडे भाग के समन्वय नहीं बना सका तथा छल्ला के रूप में अलग हो गया। देखिए यहाँ पर छल्ले के रूप में अलग हो गया। अलग होने के बाद ये छल्ले प्रति छल्ले के चारों तरफ घूमने लगे, इन्हीं के शीतलन से ग्रहों का निर्माण हुआ। इनका कथन ये था। उन्होंने ये कहा था कि वेग के कारण अलग अलग हो गए, और इन्होंने कहा ठंडे और गर्म में बैलेंस ना होने के कारण ये पिंड अलग अलग हो गए। इनकी भी आलोचना की गई, क्योंकि इन्होंने भी वही चीज़ मांगी, क्योंकि जब सूर्य से
अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ ही नहीं है, तो हर एक हाइपोथेसिस जो भी होगी वो गलत साबित होगी। आलोचना इनकी इस सिद्धांत पर होती है कि सभी ग्रह के उपग्रह अपने प्रत्येक ग्रह की दिशा में घूमने चाहिए। सीधी सी बात है, अगर एक ही पिंड से उनका निर्माण हुआ है, लेकिन शनि और बृहस्पति के उपग्रह क्या है, अपने पितृ ग्रह के विपरीत दिशा में भ्रमण करते हैं। शनि में और बृहस्पति में कई ऐसे उपग्रह हैं जो एक ही दिशा में नहीं करते, अन्य दिशा में भ्रमण करते हैं। तो ये कैसे हो सकता है? दूसरी बात यहाँ पर निकल के ये आती है कि वही चीज़ कि बृहस्पति का कोणीय संवेग 60 है और सूर्य का 20 है। इसका मतलब है कि सूर्य से इन पिंडों का निर्माण नहीं हुआ है। सीधी सीधी बात यहाँ पर यही साबित हो जाती है, जिससे पता चलता है कि यह ग्रह सूर्य से नहीं आए हैं। आज भी निहारिका ठंडी हो रही होगी तो नए ग्रह बनने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। अब दूसरा कथन ये भी इनका आता है कि क्या निहारिका आज ठंडी नहीं हो रही है? कितने कितने बिलियन ईयर्स हो गए, 5 बिलियंस तो का तो सूर्य ही हो गया। क्या ठंडे नहीं हो रहे हैं अब वो? अगर ठंडे हो रहे हैं तो फिर से भी नए ग्रहों का निर्माण तो होना चाहिए। वो नए ग्रह निर्माण क्यों नहीं हो रहे हैं? ठीक है, तो इनका भी आलोचना इसी आधार पर की गई। अब हम आते हैं डुअलिस्टिक में, यानी द्वैतवादी संकल्पना में आते हैं। द्वैतवादी संकल्पना के अनुसार ग्रहों की उत्पत्ति दो तारों के संयोग से होती है। इस संकल्पना को बाई पेरेंटल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें दो पितृ माने जाते हैं। इसके अंतर्गत प्रमुख संकल्पनाएं कौन कौन सी हैं? चैम्बरलिन, जेम्स जीन्स की, और एच एन रसेल की, और आटो सिमिट की। ठीक है, चैम्बरलिन की ग्रहणाणु परिकल्पना थी जो 1905 में दी गई थी। जेम्स जीन्स की ज्वरी संकल्पना थी 1999 में दी गई थी। एच एन रसेल की द्वैत कारक परिकल्पना थी, और आटो सीमेंट की अंतर कारक धूल परिकल्पना थी। ये आटो सीमेंट की कई बार पूछी गई है, ध्यान रखिएगा। जितनी भी थ्योरी दी गई हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं। सभी एग्जाम की दृष्टि से ऐसी पीडीएफ बनाई गई हैं, ये आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ से भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए थ्योरी पर आते हैं। पहली है चैम्बरलिन व मॉर्टल की ग्रहणाणु ग्रहणाणु परिकल्पना। इसके प्रतिपादक कौन थे? चैम्बरलिन और मोल्टन थे। इन्होंने 1905 में दी थी ये थ्योरी। इनके अनुसार ग्रहों का निर्माण तप्त गैसीय निहारिका से नहीं बल्कि ठोस पिंड से हुआ है। इन्होंने कहा कोई निहारिका नहीं थी, कोई निहारिका से नहीं इनका निर्माण हुआ है, बल्कि ठोस पिंड से हुआ है। प्रारंभ में कोई दो यानी सूर्य थे। यहाँ पर आप देख पा रहे हो चित्र में कि दो सूर्य आपको देखने को मिल रहे हैं। ये दो सूर्य थे, ठीक है, दो सूर्य थे, यानी कोई बड़े तारे थे। जब एक अन्य तारा सूर्य के पास पहुंचा तो उसकी आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य की सोलर फ्लेम इकट्ठा होकर असंख्य कण अलग हो गए। अब देखिए, हमें पता है कि हर एक पिंड में आकर्षण बल है, इसी बात है। अब जब ये कोई इस तारा जो है ये कोई तारा जो है सूर्य के पास से निकला, तो सूर्य का कुछ उसने पार्ट आकर्षित कर लिया। आकर्षित करने के बाद वो हिस्सा को घसीटने लगा। घसीटने के कारण फिर वो हिस्सा अलग रह गया, यानी बीच में टूट कर रह गया, और फिर वो तारा क्या, वो आगे निकल गया। इसी कारण इनका निर्माण हो गया। तो यहाँ से हमको ये चीज़ देखने को मिलती है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यानी छोटे से बड़े ग्रह हैं, फिर बड़े से फिर छोटे ग्रह हैं। ये क्रम हमको यहाँ से कुछ देखने को मिलता है। चलिए थोड़ा मानते हैं। तो उसकी आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य सोलर फ्लेम इकट्ठा होकर असंख्य, फिर वहाँ से ग्रहों की उत्पत्ति हो जाती है। इन्होंने ये कहा यही पदार्थ आपस में मिलकर पृथ्वी व अन्य ग्रहों का निर्माण का कारण बने। इस सिद्धांत के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति, संरचना, महासागर व महाद्वीप की उत्पत्ति, पर्वत निर्माण आदि की व्याख्या करने का प्रयास भी किया गया था। तो यहाँ से आप जो ग्रहों का निर्माण हुआ है वो कुछ चीज़ देख सकते हैं, है ना, कि प्रारंभ में छोटे ग्रह हैं, फिर बड़े ग्रह हैं, फिर लास्ट तक छोटे ग्रह हैं। तो ये चीज़ यहाँ से देखने को मिलती है। इसके बाद हम आते हैं जेम्स जीन्स की, जो 1999 में थ्योरी दी गई थी। जेफरीज ने 21 में संशोधन करके फिर दी थी थ्योरी, टाइडल हाइपोथेसिस। इस परिकल्पना को पर्याप्त समर्थन प्राप्त है। इसके अनुसार सौरमंडल का निर्माण सूर्य एवं अन्य तारों के संयोग से हुआ है। इन्होंने भी वही चीज़ कही कि इनका निर्माण जो हुआ है सूर्य और अन्य तारों से हुआ है। सूर्य के निकट इस तारे के आने से सूर्य के सामने का कुछ भाग ज्वरीय उद्भेदन के कारण फिलामेंट के रूप में खिंच गया। देखिए, कहने का मतलब इनका भी यही चीज़ है। उन्होंने ज्वर नहीं लगाया, इन्होंने ज्वर ही लगा दिया कि ज्वर यानी कैसे आता है, आकर्षण बल के कारण आता है। आकर्षण बल के कारण ही यही ज्वरी जो फिलामेंट अलग हुआ, यही अन्य ग्रहों का निर्माण का कारण बना। खिंच गया था तो बाद में टूटकर सूर्य का चक्कर लगाने लगा। यही फिलामेंट सौर मंडल के अन्य ग्रहों की उत्पत्ति मान जाती है। देखिए, दोनों में थोड़ा डिफरेंस नहीं है, बस इतना अंतर है कि इन्होंने क्या लगा दिया, ज्वरी परिकल्पना को जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो चार थ्योरी आपको बताई चारों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आते हैं आधुनिक सिद्धांत में।
आधुनिक सिद्धांत क्या कहता है? देखिए, आधुनिक सिद्धांत है आपका बिग बैंग थ्योरी, जिसे सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंध में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत यही है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के जो पादरी थे चार्ल्स लेमेंटर 1960-70 में इसका प्रतिपादन किया था। इसके अनुसार 15 अरब वर्ष पूर्व एक विशालकाय अग्निपिंड था। देखिए, इन्होंने बताया कि एक बहुत मतलब 15 अरब वर्ष पूर्व एक छोटा सा एलिमेंट था जिसका हाई टेम्परेचर, हाई डेंसिटी, हम नाप नहीं सकते उसको, वो चीज़ थी। इसका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ था। अब सीधी सी बात है, अगर हम पृथ्वी को इतना छोटा कर दें, इतना छोटा कर दें कि 1 सेंटीमीटर की बन जाए पृथ्वी, तो आप समझ सकते हैं कि उस पदार्थ की डेंसिटी क्या होगी, है ना। और ऐसी करोड़ों पृथ्वियाँ हैं, करोड़ों सूर्य हैं जो ब्रह्मांड में उपस्थित हैं, और इसके पहले एक ही मैटर था, एक ही कोई पिंड था जिसका जिसका द्रव्यमान अत्यंत था, और उसका जो लंबाई चौड़ाई है वो लगभग 1 माइक्रो सेंटीमीटर में भी कह सकते हैं हम, इतनी थी। तो आप समझ सकते हैं उससे में कितना टेम्परेचर या दाब रहा होगा। इसमें अचानक विस्फोट होता है, ब्रह्मांडीय विस्फोट है जिसे बिग बैंग हम कहते हैं, के कारण पदार्थों का बिखरा हुआ, जिससे काले व समान पदार्थ निर्मित हुए। अब काले पदार्थ को हम मैटर ही बोलेंगे। इसके समूहन में आने से ब्रह्मांड पिंडों का सृजन होता है। इस विस्फोट से देखिए, जब ये विस्फोट होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये एक विस्फोट हुआ। ये विस्फोट होने के बाद, अभी विस्फोट हम दिखाते हैं भी आपको। ये देखिए, यहाँ पर एक कोई पिंड होता है, और पिंड में जब विस्फोट होता है तो अब सीधी सी बात है, अगर हम कोई फटाका फोड़ेंगे तो फटाका चारों तरफ को जाता है ना। तो जब चारों ये पिंड आपको एक तरफ को दिखाए गए हैं, लेकिन ये सब चारों तरफ को जाते हैं। इस विस्फोट से क्या क्या निकल के आता है? देखिए, समय निकल के आता है, दूरी निकल के आती है, ऊर्जा निकल के आती है, और मैटर निकल के आता है। मैटर वही चीज़ है जिससे हर एक पिंड, सूर्य, ग्रह, चंद्रमा, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, सब का निर्माण इसी मैटर से होता है। इनकी चीज़ की उत्पत्ति होती है। इस उत्पत्ति के बाद इनके चारों ओर सामान्य पदार्थों का जमाव होता है, जिसके जिससे उनके आकार में वृद्धि होती है। देखिए, अब जब ये सब चीज़ें निकलेंगी, निकलने के बाद जो भी पिंड है, जितना आकर्षण बल अधिक होगा, वो उतना पदार्थ को घसीटेगा। घसीटने के बाद क्या होगा, वे अपने अपने साइज़ को छोटा बड़ा कर पाएंगे। सीधी सी बात है, जैसे मान लीजिए कोई पिंड होगा। अब जंगल में, जंगल का सब कोई तो शेर होता नहीं, जो बड़ा है या जो ताकतवर है वही शेर होता है। तो जो पिंड मजबूत होगा, ज़्यादा हैवी होगा, वो अपने आकर्षण बल के कारण अन्य पिंडों को भी घसीट लेता है, तो और बड़ा ग्रह बन जाता है वो। इस प्रकार आकाशगंगा का निर्माण होता है। इसमें पुनः विस्फोट से निकले पदार्थों के समूहन से बने असंख्य पिंड तारे कहलाते हैं। देखिए, तारे वही हैं जिसमें हाइड्रोजन हीलियम की स्थिति ज़्यादा है, तो वो तारे बन गए। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, तथा तभी से ब्रह्मांड में निरंतर विकास या विस्तार जारी है। तो ब्रह्मांड का विस्तार जो है अभी भी हाल में भी हो रहा है, कंटिन्यू होता ही रहेगा। ठीक है। और इसके जो साक्ष्य हैं, बहुत सारे हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं। जो आप रात में तारे देखते हैं ना, वे लगातार बहुत दूर से जा रहे हैं, बहुत दूर, कंटिन्यू ही दूर जा रहे हैं। ठीक है। इस साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ती दूरी का संदर्भ दिया जाता है। तो आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, ग्रहों उपग्रहों के बीच की दूरी बढ़ रही है, ग्रहों से तारों के बीच की दूरी बीच की दूरी बढ़ रही है। तो यानी हर एक पिंड क्या है, दूर जा रहा है एक दूसरे से। तो इस फोटो में आपको समझ में आ रहा होगा, चित्र में समझ में आ रहा होगा कि कितने सारे पिंडों का निर्माण हुआ, असंख्य पिंडों का, हम गिन भी नहीं सकते हैं। हमने आज तक पूरी अपनी गैलेक्सी भी नहीं देखी है। ठीक है। और एक गैलेक्सी नहीं, हजारों गैलेक्सियां हैं। इसके बाद एक आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं, जो एक बहुत महत्वपूर्ण चित्र है। देखिए, यहाँ पर आपकी बिग बैंग थ्योरी स्टार्ट होती है। बिग बैंग थ्योरी यहाँ पर स्टार्ट होती है आपकी। ठीक है। बिग बैंग इस थ्योरी स्टार्ट होने के बाद, जब बिग बैंग थ्योरी स्टार्ट होती है तो टाइम निकल के आता है। हमने बताया था आपको, टाइम है, डिस्टेंस है, और मैटर है, एनर्जी है, इस सब का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो पिंड दिखाई दे रहा है ना, आपको ये पिंड टूटने के बाद इसका विकास निरंतर होता रहता है, यानी इसका विस्तार होता ही रहता है, यानी फैलती रहती है। गैलेक्सी क्या होती है, फैलती ही रहती है, फैलती ही रहती है। ठीक है। इसके बाद आपका, जब आपका आता है बिग बैंग थ्योरी होने के बाद, फिर आपका एक आता है, एरा आता है, जिसे हम बोलते हैं मैटर एरा। मैटर एरा जो आता है, मैटर एरा में छोटे कण होते हैं, वो आपस में मिलकर एक बड़े बड़े चीज़ों का निर्माण करते हैं। ठीक है। बड़े बड़े चीज़ों का निर्माण करते हैं, जैसे ग्रह है, पिंड है, तारे हैं, इनका निर्माण करते हैं। उसके बाद मैटर एरा में ही आपका गैलेक्टिक इपोच आता है ना, जिसमें आपके
ग्रहों का निर्माण होने लगता है। फिर जो प्रेजेंट डे आता है, प्रेजेंट डे में आपकी पूरी एक गैलेक्सी, पूरी गैलेक्सी यानी पूरा सोलर सिस्टम पूरा बन जाता है, और यहाँ से ही हर एक ग्रह पिंड फिर अपना कार्यक्रम चालू कर देते हैं। तो यहाँ से हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं एक हमारी थ्योरी है बिग स्लैप्ड हाइपोथेसिस, यानी बिग स्लैप्ड थ्योरी। ये इस थ्योरी का संबंध है चंद्रमा की उत्पत्ति से, क्योंकि चंद्रमा की उत्पत्ति अलग से नहीं हुई है। चंद्रमा की उत्पत्ति भी आपकी एक पिंड के टकराने से, पृथ्वी पर जब एक कोई पिंड टकराता है तो तब भी बिग स्लैप्ड थ्योरी से हम नाम देते हैं। यहाँ पर देखते हैं होते हैं बिग स्लैप जो थ्योरी है चंद्रमा की उत्पत्ति संबंधित है। ये संकल्पना 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व मंगल ग्रह के आकार के एक पिंड पृथ्वी से टकराया, जिससे पृथ्वी के एक हिस्से से टूटने से चंद्रमा का निर्माण हुआ। इस संकल्पना के पक्ष में पर्याप्त प्रमाण भी मौजूद हैं, जैसे कि पृथ्वी तथा चंद्रमा की रासायनिक संरचना में व्यापकता समानता है। यानी अगर हम चंद्रमा के और पृथ्वी के जो रासायनिक कण हैं उनको देखें तो हमें समान प्रतीत मिलते हैं। यहाँ पर चित्र से आप समझ पा रहे हो कि ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। अब पृथ्वी पर एक पिंड कोई आकर टकराता है, चूंकि पृथ्वी पर पहले वायुमंडल था नहीं, जब वायुमंडल था नहीं तो कोई भी पिंड आ जा सकते थे और वो खराब नहीं होते थे, मतलब टूटते नहीं थे। अब क्या है, पृथ्वी पर वायुमंडल है तो कोई भी पिंड आने से पहले जल जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी पर जब टकराता है तो उसका कुछ मैटर हिस्सा निकल कर बाहर निकल आता है। जब बाहर निकल आता है, बाहर निकलने के बाद वो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो चारों तरफ घूमने लगता है, और एक समय आता है कि वो क्या होता है, वो फिर आपका एक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक ठोस पिंड के रूप में बन जाता है, जो वर्तमान में चंद्रमा का रूप धारण किए हुए। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि ब्लैक बिग स्लैब जो थ्योरी है वो चंद्रमा के प्रति संबंधित है, और बिग बैंग थ्योरी पूरे वर्ल्ड के फॉर्मेशन से संबंधित है। तो आशा करते हैं कि जो आपकी जो चीज़ समझाई गई हैं वो आपको समझ में आई होंगी, बिल्कुल सिंपल वे में समझाई गई हैं, चित्र के माध्यम से समझाई गई हैं, तो आपको समझने में कोई भी कठिनाई नहीं हुई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ होगा हमारा सेशन। और सेशन को लाइक कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और इसी तरह से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो तैयारी अपनी बनाए रखिए, और सिलेक्शन क्योंकि लेना है बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के टाटा बाय बाय, थैंक यू।